अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? आज क्लास थोड़ी अर्ली रखती है इस वजह से, क्योंकि वैसे वीकेंड था। मुझे अर्जेंट हमारे घर गेस्ट आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे क्लास 1 घंटा अर्ली करनी पड़ी है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ना एसिड बेस बैलेंस है। ये वैसे चैप्टर मजे का होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करना आ जाए तो फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें। कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होना जरूरी है। छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके एमसीक्यूज इसमें गलत होने का चांस होता है। और हर एग्जाम में एसिड बेस बैलेंस के तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चन तो हर हाल में होते हैं। ठीक है। तो सेफ्रॉन का पेज नंबर 550 है, और जिनके पास बुक्स हैं। और यहाँ मैंने आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर दी है। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यू बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी। आज मेरा ख्याल कैंडिडेट्स, क्योंकि टाइम चेंज हुआ है, कम ही ज्वाइन करेंगे। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास। 25 years ओल्ड, मुझे ये बता दें मेरी वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर दें, अगर वॉइस का कोई इशू हो रहा हो तो मुझे पहले ही बता दें। मैं लिंक दोबारा शेयर कर दूं ग्रुप में, हालांकि मैंने शेयर भी किया था। अच्छा, ठीक है। अब हाँ हमारे पास चल। हाँ वो कंफर्म हो जाए फिर मैं बता दूंगा। अच्छा, जो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है। 25 years old army recruit was feeling weakness after 10 kilometer race. He was confused and his blood pressure is 110/80. ठीक है। अब इसमें क्या क्या चल रहा है? यंग एज पेशेंट है, रेस के बाद आया है, लाइक उसने हैवी एक्सर्शन की है। ब्लड प्रेशर उसका 110/80 है, सोडियम उसका कम हुआ है, विद ऑल अदर टेस्ट बीइंग नॉर्मल। ऑल अदर टेस्ट को क्यों फोकस कर रहे हैं बेसिकली ये? क्योंकि हो सकता है आपके पास सूडो हाइपोनेट्रीमिया आ गया हो, तो इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि बाकी टेस्ट नॉर्मल है। बट वुड बी द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ लो सोडियम इन दिस पेशेंट? आपको पता होना चाहिए, हाइपोनेट्रीमिया जब भी आएगा 3 किस्म का हो सकता है। आइदर आपके पास क्या होता है कि वो जो है वो हाइपोवोलेमिक हो सकता है, आइदर आपके पास यूवोलेमिक हो सकता है, तीसरी चीज है हाइपरवोलेमिक। ठीक है। अब मैनेजमेंट भी उसके हिसाब से डिफरेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो पेशेंट है, अभी इस केस में क्या है कि अगर डिहाइड्रेशन होती तो डिहाइड्रेशन में रिलेटिवली क्या होना चाहिए था? इसमें हाइपरनेट्रीमिया हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन, उसे रेस की वजह से डिहाइड्रेशन तो नहीं है इस टाइम। उसने क्या है, रेस के बाद पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया है, तो जिसकी वजह से उसको हाइपोनेट्रीमिया आया है। ठीक है। तो बेसिकली ये डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया है, जो कि नॉर्मल इंसानों में आफ्टर हैवी एक्सर्शन और हैवी ड्रिंकिंग, उसके बाद हैवी ड्रिंकिंग के बाद हो जाता है। तो इस सिनेरियो में ये पीछे से एक कहानी है कि आपके पास बेसिकली एक इसमें हिडन चीज है कि पेशेंट ने पानी ज्यादा पिया होगा। तो इसमें आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। सेकंड एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट विद यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हु इज एसिम्प्टोमेटिक? मैंने आपको बताया कि हमें टोक्स में भी जो है ना हाइपोनेट्रीमिया का आया था, और पेशेंट उस टाइम क्या था, यूवोलेमिक था। ठीक है। अब आपके पास होना चाहिए कि जब भी पेशेंट हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है, उसका ट्रीटमेंट हमारे पास फ्लूइड देना होता है। ठीक है, जिसमें हम नॉर्मल सलाइन देते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये एमसीक्यूज कर रही थी हाइपोनेट्रीमिया की मैनेजमेंट, तो मैंने गलत किए थे। हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में भी मैंने गलत पिक कर दिया था, लेकिन याद रखना आपने, जो हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है उसमें आपने सोडियम देना है, नॉर्मल सलाइन देना है आपने, आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन 0.9%। अब हम आ जाते हैं यूवोलिमिक और हाइपरवोलिमिक। यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया में आपने फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करनी है। हाइपरवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया में भी फर्स्ट स्टेप फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है। अब वो चीज जिसमें आपके पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ गए हैं हाइपोनेट्रीमिया के साथ, और वो यूवोलिमिक या हाइपरवोलिमिक है, उसमें आपने हाइपरटोनिक सलाइन देना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, आपके पास पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, यूवोलिमिक है, तो आपने फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करनी होगी। तो इन चीजों में आपने एमसीक्यूज को ध्यान से पिक करना है। अब हम आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सियाड? अब आपने याद रखना है कि आपके पास सियाड में क्या होता है, चीजें, 4-5 चीजें होती हैं। जब ये मिलेंगी सारी की सारी, तो फिर आप कहते हो कि ये क्राइटेरिया मीट कर रही है सियाड का। इस क्राइटेरिया का नाम, ठीक है, बार्टर और श्वार्ट्ज क्राइटेरिया में होता क्या है हमारे पास?
अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना जो हम इसका क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, इसमें आपके पास होता क्या है, सियाड में बेसिकली सोडियम कम हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम कम होने की वजह से सीरम की ऑस्मोलैरिटी में क्या आएगा, सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सोडियम एक सॉल्यूट है जो कि ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाता होता है। तो डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी जो कि 275 से कम हो जाएगी। अब ये बात तो हमें समझ आ गई है कि सीरम ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। अब सियाड में होता क्या है कि फ्लूइड आपके पास एक्यूमुलेट, वाटर जो है ना वो एब्जॉर्ब होता है ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, वाटर कम एक्सक्रीट होता है और एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से रिलेटिवली सोडियम ज्यादा रिलीज हो जाता है यूरिन में एज कम्पेयर टू वाटर। तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 100 से ऊपर चली जाएगी। अब आप सियाट को सेरिब्रल सॉल्ट वेस्टिंग से डिफरेंशिएट ही एक पॉइंट की वजह से करते हो, जिसमें हमारे पास होता है यूवोलीमिया और हाइपोवोलीमिया। जो सियाट है ना, ये यूवोलिमिक कंडीशन है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, अगर पेशेंट हाइपोवोलिमिक है, उसका वॉल्यूम कम है उसके अंदर, तो इसका मतलब ये सियाट नहीं हो सकता। ठीक है, इसी बेस पे आप इसका एमसीक्यू सिलेक्ट करते हो जब पेशेंट सबरेक्टोइड हैमरेज के साथ आता है, लेकिन उन्होंने बताया होता है कि पेशेंट है डिहाइड्रेटेड। तो इस केस में आपने क्या चूज करना होता है, सेरिब्रल सॉल्ट वेस्टिंग। बाकी सारी पिक्चर सियाट वाली होती है। लेकिन अगर वही पेशेंट यूवोलिमिक हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास वो सियाड हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन में। फिर आपके पास यूरिन सोडियम, मैंने भी आपको बताया, ज्यादा रिलीज होकर 20 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा हो जाएगा। और सियाड कहते हैं, ये भी एक तरह से डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। आप बाकी सारी कॉजेज हाइपोनेट्रीमिया की जब रूल आउट कर लेते हो ना और कोई कॉज नहीं मिलती, फिर आप कहते हो ये सियाड ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास सियाट का क्राइटेरिया। तो इसमें आप देखो सियाट का क्राइटेरिया जो मीट हो रहा है वो हमारे पास सी ऑप्शन है, जिसमें यूरिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ा के बताई गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 4 है। 28 years old male is brought to the ER after collapsing at a night party with an episode of generalized tonic-clonic fits. एग्जामिनेशन पे जीसीएस डेट्यूरेटेड है उसका 10/15 विद ब्लड प्रेशर ऑफ 160/100, ब्लड प्रेशर भी रेज्ड है, सोडियम उसका कम आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बी कंसिडर्ड इन दिस केस एज वन ऑफ द अबव प्रेजेंटेशन। आपने याद रखना है कि एक जैसी पॉइजनिंग की टिपिकल यही पिक्चर होती है कि एक तो ने हिंट दिया हुआ था नाइट पार्टीज का रिक्रिएशनल ड्रग है। हमने इसमें पढ़ा था कि इसके साथ आपके पास क्या हो जाता है कि आपके पास हाइपोनिट्रीमिया हो सकता है और ब्लड प्रेशर इसके साथ रेज हो सकता है। और दूसरे पीपल कैसे होते हैं इसमें, कौन बताएगा? हाँ जी, पीपल कैसे होते हैं इसके साथ? डायलेटेड होते हैं। गुड। एक टेसी पॉइजनिंग में पीपल डायलेटेड मिलते हैं आपको। अच्छा, इसमें आपके पास जो है जो बियर पेटोमेनिया, उसमें भी आपके पास हाइपोनेट्रीमिया मिल सकता है, लेकिन उसमें क्रॉनिक अल्कोहल की हिस्ट्री जरूरी है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई क्रॉनिक अल्कोहल की, सडन अल्कोहल लेने से नहीं हो सकता, और इसमें कोई अल्कोहल की हिस्ट्री बताई हुई भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू है। 41 years old male presented to the ER with a 5 days history of nausea vomiting। अब ये देखो कि वॉल्यूम लॉस बता रहे हैं वो। ठीक है, उसके बाद उसका पेशेंट का जो है वेट 70 किलोग्राम है एंड विद डिक्रीज स्किन टर्गर। आगे से उन्होंने मजीद बता दिया कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी है। पोस्टल हाइपरटेंशन मजीद फेवर कर रहा है कि वॉल्यूम लॉस है। अब आपके पास क्या हो गया, आगे सोडियम कम कर दिया उन्होंने, हाइपोनेट्रीमिया है विद हाइपोवोलीमिया। अब आपको पता चल गया हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया। आगे चलते हैं हम, क्रेटिनिन 1.5, यूरिन ऑस्मोलैरिटी 1000, यूरिन सोडियम कॉन्सेंट्रेशन 4। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल स्टेप? मैंने आपको बताया हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया में आपने सोडियम देना, नॉर्मल सलाइन देना होगा। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली ये आंसर है, ये हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया की बात कर रहे हैं। सिक्स्थ एमसीक्यू है। 68 years old male is found to have hyponatremia during a routine visit। इनके ना ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये टॉक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अब ऐसे तैयारी करनी है इलेक्ट्रोलाइट्स वाले चैप्टर की, एसिड बेस बैलेंस, कि आपने टॉक्स में आपको सिर्फ एक नजर इसको उठाना पड़े। He has no medications, but he smoked 1 pack of cigarettes per day for 25 years। ये हमें आया हुआ था सिनेरियो इस बार टॉक्स में। On physical examination, he is alert, oriented, and blood pressure 125/80, and there is no edema. His chest is clear to auscultation। Labs shows serum sodium उसका जो है ना वो 125। देखो यहाँ पे उसे हाइपोनेट्रीमिया है, स्मोकिंग की उसकी हिस्ट्री है, और इसके साथ जो है ना वो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करके बताया हुआ है, और सोडियम उसका कम हाइपोनेट्रीमिया बताया हुआ है। क्रेटिनिन उसकी 1.3, यूरिन सोडियम उसका 85, यूरिन ऑस्मोलैरिटी 600, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अब आप देखो सियाट का क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं हो रहा। बेसिकली लंग कैंसर है जो कि आपके पास सियाट लेक की तरफ जा रहा है। ठीक है, सियाट में हमने कहा था सोडियम 20 से ऊपर यूरिन में, वो हो रहा है। ऑस्मोलैरिटी यूरिन की 100 से ऊपर, वो भी मीट हो रही है। ठीक है,
तो ये क्राइटेरिया तकरीबन, और स्टेट क्या है, यूवोलिमिक है, वो भी मीटर है। तो अब आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यूवोलिमिक या हाइपरवोलिमिक में क्या करना था, फर्स्ट स्टेप फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करनी थी। नेक्स्ट एमसीक्यू 7 है, 67 years old male presented with a history of progressive loss of consciousness for 5 days. On examination, he is unconscious. weight उसका 50 है, blood pressure उसका कम है। अब देखो यहाँ पे भी जो है ना, हाँ यहाँ पे बेसिकली बाकी कोई डिहाइड्रेशन का फीचर नहीं बताया हुआ ना, बीपी भी नॉर्मल दिखाया हुआ है, और कोई एडिमा नहीं है, तो जिससे शो हो रहा है कि हाइपरवोलीमिया भी नहीं है। तो यूवोलिमिक स्टेट बन रही है, ना हाइपोवोलीमिया का फीचर है ना हाइपरवोलीमिया का फीचर है, तो इस वजह से। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू में उन्होंने क्लियर कट बता दिया, बीपी भी कम, स्किन टर्गर भी कम, लैब्स में उसका सोडियम जो है वो बढ़ा हुआ है। अब हम बात करें, पहले अभी तक जो हम एमसीक्यूज कर रहे थे वो हाइपोनेट्रीमिया के कर रहे थे। हाइपोनेट्रीमिया में हमने 3 टाइप्स का किया। अब हम जो एमसीक्यू कर रहे हैं, अब हम एमसीक्यू कर रहे हैं हाइपरनेट्रीमिया का, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया अभी इन्होंने बता दिया 167, क्रेटिनिन उसकी 1.5, यूरिन सोडियम उसका 8 मिलीक्वल पर लीटर, एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी 1050, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल स्टेप। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि हाइपरनेट्रीमिया भी 3 टाइप्स का है, हाइपरनेट्रीमिया विद हाइपोवोलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया विद यूवोलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया विद हाइपरवोलीमिया, ठीक है। अब जब हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया विद हाइपोवोलीमिया आता है, अब इसमें हमारे पास फ्लूइड ऑफ चॉइस आइसोटोनिक सलाइन ही होता है। जब भी आपके पास पेशेंट में डिहाइड्रेशन है, तो आप फ्लूइड कौन से चूज करते हो, आप आइसोटोनिक सलाइन चूज करते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास हाइपरनेट्रीमिया विद हाइपोवोलीमिया होगा, उसमें भी आपके पास फ्लूइड ऑफ चॉइस आइसोटोनिक सलाइन ही होगा, जैसा कि हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में था। अब हम आ जाते हैं हाइपरनेट्रीमिया विद यूवोलीमिया। अगर यूवोलीमिक हाइपरनेट्रीमिया है, उस स्टेट में आप फ्री वाटर भी दे सकते हो या 5% एक्सपोज वाटर भी दे सकते हो, फ्लूइड डेफिसिट, वाटर डेफिसिट निकालते हुए। अगर आपके पास हाइपरवोलीमिया के साथ हाइपरनेट्रीमिया हो गया, अब इस केस में आप क्या करोगे, इसमें आप लूप डायूरेटिक के साथ ना डेक्सट्रोज दोगे, 5% डेक्सट्रोज। तो ये होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि इस एमसीक्यू में हमारे पास क्या है, हाइपोवोलीमिक हाइपरनेट्रीमिया, तो इसमें हमें आइसोटोनिक सलाइन ही देना होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। एज एमसीक्यू 27 years old female presented with a history of polyuria polydipsia for 3 months with a normal HbA1c। अच्छा, जब भी आपके पास पोलिडिप्सिया पोलीयूरिया की हिस्ट्री आएगी, आपके जहन में 2 चीजें आ जाती हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो अब हम आगे, उन्होंने नॉर्मल HbA1c इसलिए बता दिया कि डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है, तो आगे डायबिटीज इंसिपिडस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। सीरम सोडियम 149 उसने मजीद शो कर दिया कि हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस है। यूरिन ऑस्मोलैरिटी उसकी 80 है। आपके पास क्या होता है इसमें, यूरिन ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाती है, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है यूरिन ऑस्मोलैरिटी को, वाटर ज्यादा रिलीज होता है एज कम्पेयर टू सोल्यूट्स, तो क्या हो जाता है जिसकी वजह से आपके पास ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, डाइल्यूशन हो जाती है यूरिन की, ठीक है। और वो आफ्टर 3 hours ऑफ वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट वो 90 मिलीऑस्मोल तक पहुंची है, ठीक है। बट इट इंक्रीजेस टू 650 आफ्टर सबक्यूटेनियस डेस्मोप्रेसिन। अच्छा, अगर डॉक्टर काशिफ हमारे पास हैं, तो मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट का एक चार्ट भेजा था, आप भेज देंगे ग्रुप पे, तो आप भेज दें, नहीं तो मैं फिर इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको भेजती हूँ। बेसिकली डायबिटीज इंसिपिडस में आपने क्या करना होता है, 3 किस्म के आपने देखना होता है। आइदर पेशेंट को क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है, आइदर फुल क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है, पार्शियल हो सकती है, और आपके पास नेफ्रोजेनिक हो सकती है। अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना होता है साइकोजेनिक से, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो क्लियर कट, आप फिर इसके बाद सबसे पहले क्या करते हो, डायबिटीज इंसिपिडस में आप ना वाटर रिस्ट्रिक्शन करा के देखते हो। अगर तो उसकी ऑस्मोलैरिटी वाटर रिस्ट्रिक्शन के बाद बढ़ जाती है और फुल 750 से ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब है पेशेंट डेलिबरेटली पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा था, साइकोजेनिक था, तो जिसकी वजह से। अगर पार्शली इंप्रूव होती है, 700 के करीब करीब पहुंचती है लेकिन ऊपर नहीं जाती, ये डॉक्टर काशिफ ने शेयर भी कर दिया इसको ग्रुप पे, ठीक है। तो अगर इससे ऊपर नहीं जाती तो ये पार्शियल है, ठीक है। और इसको मजीद हम कंफर्म करते हैं फिर आगे टेस्ट करा के। अब ये देखो, जो कंप्लीट और पार्शियल दिया हुआ है, इसका डिफरेंस यही है। अब जब आपके पास जो है ये एमसीक्यू आया था, हमसे, मेरा एग्जाम था फेब 2023 का, जो अगस्त 2022 का था, ये एमसीक्यू पार्शियल क्रेनियल डायबिटीज का आया था, इंस्पिडस का। तो अब आपके पास जब नॉर्मल है तो वो 750 से ऊपर चली जाएगी, साइकोजेनिक में भी वो तकरीबन जो है ना, ये तो पार्शियल होगी, 750 के करीब करीब पहुंच जाएगी, ठीक है। अब जो नेफ्रोजेनिक है उसमें आपके पास इंक्रीज नहीं होगी, डायबिटीज जो क्रेनियल है कंप्लीट, उसमें भी नहीं होगी।
अब आपने डिफरेंशिएट करना होता है वेदर ये पार्शियल है या आपके पास साइकोजेनिक है। अब आपने क्या करना होता है, डेस्मोप्रेसिन्स देने होते हैं। अगर कोई फर्दर राइज नहीं हुआ तो इसका मतलब है नॉर्मल है, और अगर कोई फर्दर राइज नहीं हुआ इसका मतलब है साइकोजेनिक है। उसने बाहर से ले रहा था ज्यादा, जैसे ही उसने फ्लड रिस्ट्रिक्ट किया उसका जो है वो ऑस्मोलैलिटी में बेहतरी आ गई, और डेस्मोप्रेसिन से भी कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उसमें पहले डेस्मोप्रेसिन मौजूद था। ठीक है, अब जो नेफ्रोजेनिक है उसमें आपके पास क्या है, रिसेप्टर्स का मसला है। अगर आप डेस्मोप्रेसिन दे भी दोगे वो रिसेप्टर्स पे आके एक्ट ही नहीं करेगा, तो उसमें भी कोई राइज नहीं आएगा। ठीक है, पहले भी ऑस्मोलैरिटी नहीं बढ़ी थी वाटर रिस्ट्रिक्शन के बाद, और डेस्मोप्रेसिन देने के बाद भी कोई चेंज नहीं आया। अब जो क्रेनियल होगी ना उसमें चेंज आ जाएगा। पार्शियल में सिर्फ 10% से ज्यादा राइज आएगा, और जो कंप्लीट है उसमें 50% से ज्यादा राइज आ जाएगा। पार्शियल में क्योंकि पहले भी वाटर रिस्ट्रिक्शन के बाद भी बेहतरी आ गई थी, अब 10% मजीद बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी बेस पे आप वाटर रिस्ट्रिक्शन और डेस्मोप्रेसिन टेस्ट की बेस पे आप डिसाइड करते हो कि पेशेंट को क्या है, कि कौन से टाइप का जो है ना वो उसको डायबिटीज इंसिपिडस चल रहा है। अब यहाँ पे जो क्या है, जब आपने सबकट दिया तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब है आपके पास क्या है, ये क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस है। तो क्रेनियल में आपने क्या देना होता है, इंट्रानेजल डेस्मोप्रेसिन देने होते हैं। ठीक है, पार्शियल का बेसिकली क्या है कि आपके पास जो है ना डेस्मोप्रेसिन थोड़े अमाउंट में रिलीज हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा बहुत आ रहा है, स्पेयर है ब्रेन से, लेकिन बहुत ज्यादा एडीएचई डेस्मोप्रेसिन है ना बेसिकली। तो इसमें आपके पास लेकिन फुली नहीं आ रहा, तो कंप्लीट तो नहीं डेवलप हुई, पार्शियल हुई है डेवलप। तो पार्शियल का एमसीक्यू आपके एग्जाम में एक दफा आ चुका है। अच्छा, नाइन्थ एमसीक्यू हमारे पास है, 55 years ओल्ड मेल। इसमें आपने अपने कैलकुलेटर्स खोले होंगे और आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर वहां पे दिया हुआ होता है, लाइक आपके पास कंप्यूटर पे ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है कैलकुलेटर ओपन करने का। 55 years old male, known case of diabetes mellitus or insulin presented with polyuria, excessive thirst for 5 days, now complaining of weakness. एग्जामिनेशन पे उसका डिक्रीज स्किन टाइगर है, वेट उसका 55 है, पेशेंट वाज नॉट यूजिंग इंसुलिन फॉर 1 वीक। ठीक है, लैब से उसका सीरम सोडियम 168 आ गया। अब आपको पता है कि जब हाइपरनेट्रीमिया आएगा तो आपने फ्लूइड डेफिसिट कैलकुलेट करना है। फ्लूइड डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बॉडी वाटर डेफिसिट का फॉर्मूला जो है, इसको आपने रट्टा लगाना है, आपको एग्जाम में आने चाहिए ये। करेक्शन फैक्टर इनटू प्री मॉर्बिड वेट इनटू मयर्ड सोडियम डिवाइडेड बाय 140 माइनस 1। ठीक है, अब जो करेक्शन फैक्टर है मेल्स के लिए क्या होता है 0.6, फीमेल्स के लिए 0.5। अब अपने कैलकुलेटर्स खोलो, मयर्ड सोडियम आपके पास इधर कितना आ रहा है, मयर्ड सोडियम आपके पास जितना दिया हुआ है उसे आप कैलकुलेट करोगे। आप इसमें हमारे पास जो है मयर्ड सोडियम 168 दिया हुआ है, 168 को 140 से डिवाइड करो। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, सब अपने कैलकुलेटर्स खोल लो ताकि आप इसको अटेम्प्ट करो, उसको सॉल्व करो, ताकि आपको तरीका पता हो कि सॉल्व कैसे करना है इसको। सबने खोल लिए अपने कैलकुलेटर्स। अब आप क्या करो, 168 को 140 से डिवाइड करो। साथ साथ प्लीज कोई आंसर भी लिखता जाए ग्रुप में, क्योंकि मैंने अपना कैलकुलेटर नहीं खोला हुआ। हाँ जी, क्या आंसर आया 168 को 140 से डिवाइड करने के बाद? 139 आ गया। 168 को नहीं नहीं, पहले 139 नहीं लेना आपने, आपने 168 को 140 से डिवाइड करना है। पहले पहले डिवीजन पहले होगी, माइनस बाद में करोगे इसको। मैम 140 160, माइनस 1 है ना, तो नहीं नहीं, पहले 139 से डिवाइड करें। नहीं नहीं नहीं, माइनस अच्छा। बाद में करना। ठीक अच्छा, है, माइनस बाद में करना, ठीक। बाद में करना है। 168 को 140 से डिवाइड करो पहले। अगर माइनस पहले कर दोगे आंसर गलत आ जाएगा आपका। आपने 168 को 140 से डिवाइड किया। ठीक है, क्या आंसर आया इसका, मुझे पहले इसका आंसर बताओ। 1.2 आ गया, उसमें माइनस 1 कर दो, 0.2 आ गया। 0.2 को वेट से मल्टीप्लाई कर दो 55, और उसको फिर करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मेल पेशेंट था तो 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6.6 आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो उसकी नियरेस्ट अबाउट जो आंसर है वो 6.5 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बना है ये क्लियर कट आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये आंसर 6.5 लीटर्स आ गया। अब ये आता है, ये पास पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, 2-3 दफा आया है, विजडम में भी आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको करेक्टली कैसे अप्लाई करना है ये आना चाहिए आपको। क्लियर हो गया सबको एमसीक्यू? जी। ठीक है, आगे चलते हैं।
10th MCQ हमारे पास है 45 इयर्स। अब इन्होंने जो मैंने आपको पहले जो 3 पॉइंट्स बताए थे ना, इन्होंने अब एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया भी 3 किस्म का होगा, हाइपरनेट्रीमिया भी 3 किस्म का होगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने कैसे मैनेज करना है उसको। अब नेक्स्ट है 45 years old male is admitted due to the community acquired pneumonia 2 days back. You received a call from your house officer that patient is becoming drowsy and has had one episode of generalized tonic-clonic fits. अब नमोनिया हुआ। नमोनिया आपको पता है जो एटिपिकल नमोनियास होते हैं उसमें हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट फिट्स में भी चले जाते होते हैं अक्सर ना। तो ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ क्या है, हाइपोनेट्रीमिया। तो इस केस में आपने क्या करना होगा, आइसोटोनिक सलाइन देना होगा, ठीक है। हमारे पास तो यहाँ पे नहीं, सॉरी आइसोटोनिक कह रही हूँ, हाइपरटोनिक सलाइन। हमारे पास तो 3% नहीं आता मुल्तान में, तो हम तो पता है क्या कर रहे होते हैं, हम जो ये आई ड्रॉप्स होते हैं ना, 3% आई ड्रॉप्स, उनसे हम इन्फ्यूजन बनाते हैं। फिर उस दिन हमारे पेशेंट को एक था कि फिट्स पड़ रहे थे और उसको हाइपरनेट्रीमिया था, फिर हमने उसको इन्फ्यूजन चलाई, 3% सलाइन की, फौरी उसके फिट्स भी कंट्रोल हो गए, बेहतर हो गया पेशेंट। मैम इसमें फिर वॉल्यूम का रोल नहीं है, इसमें सिर्फ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पे हमने ट्रीट करना यहाँ पे आपके पास जब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ जाएंगे ना, तो फिर तो आपको फौरी फौरी मैनेज करना है उसको 3% सलाइन देके। है। कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ गया तो फिर इंडिकेशन है, ठीक है। 11 आपके पास MCQ है कि a known case of type 1 diabetes mellitus presented in emergency with the diagnosis of diabetic ketoacidosis. His blood sugars at presentation was 650 milligram per deciliter. His serum sodium 132, but should be the corrected sodium. अप टू डेट से मेरा ख्याल है सबने डीके और एचएचएस की मैनेजमेंट की हुई है। उन्होंने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जब भी आपके पास जो है ना डीके या एचएचएस का पेशेंट आता है, आपने 3 चीजें मैनेज करनी होती हैं, एक तो उसका फ्लूइड, एक तो इंसुलिन, और तीसरी चीज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स पे उन्होंने नजर रखी हुई है सोडियम पे और पोटाशियम पे ज्यादातर ना। तो वो कहते हैं सोडियम पहले आप करेक्टेड सोडियम निकाल लो। तो अप टू डेट वाले कहते हैं कि हर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ सोडियम के ग्लूकोज के बढ़ने से तकरीबन जो है 1.6 से 2 जो है ना हमारे पास सोडियम कम आ जाता है। तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो भी ये दिया हुआ है कि मयर्ड सोडियम प्लस 0.016 इंटू सीरम ग्लूकोज माइनस 100। तो कितना बन जाएगा रफली, आप देख भी लोगे तो हाँ, 150 से ऊपर जो है ये 650 तक कितनी गई हुई है शुगर, तकरीबन 4 गई हुई है ऊपर उससे, ठीक है। तो 4 के करीब गई हुई है ऊपर, तो 4 आप रफली भी देखोगे तो 132, हर 100 से ऊपर कितना है, 2 तकरीबन रखना है आपने, तो 140 के करीब आ जाएगा। अगर फॉर्मूला अप्लाई करके करना चाहते हो तो बिल्कुल एक्यूरेटली आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हमारे पास आंसर ये वाला फॉर्मूला है, मयर्ड सोडियम प्लस 0.016 इंटू सीरम ग्लूकोज माइनस 100। देखो इसमें आपके पास क्या होता है कि जितने 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज बढ़ती जाती है ना, ठीक है, आपके पास 100 जैसे नॉर्मल जितनी है उससे जितनी 100 बढ़ती जाएगी, तो हर 100 के बढ़ने पे 2 सोडियम जो है ना कम आएंगे ब्लड के अंदर। पिक्चर जो है 2 सोडियम की कम आएगी ब्लड के अंदर। अप टू डेट तो कहती है 2 ही निकाल लो आप सिंपल, ये कहते हैं 1.6 कम आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको जितना 100 ज्यादा हो रहा है उतना आपको 1.6 आपको ऐड करना पड़ेगा सोडियम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तकरीबन जो है वो 600 तक है, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास कितना बढ़ा हुआ है, 200 से ऊपर लेके आओगे तो तकरीबन 400 तक बढ़ी हुई है। तो आप 400 हर 100 के लिए कितना था, 2 था बाय सोडियम। तो आपके पास 400 के लिए कितना हो जाएगा, 8। तो 132 में 8 ऐड कर दोगे 140 आ जाएगा। क्लियर हुआ है मदीहा आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका जो है ना, मयर्ड सोडियम जो जितनी सोडियम 132 प्लस 0.016 लिखा हुआ है इसमें, सीरम ग्लूकोज माइनस 100। अगर रफली आपने कैलकुलेट करना हो तो आप तकरीबन हर 100 के लिए 2 ऐड करते जाओ, जितना नॉर्मल से 100 इंक्रीज हो रहा है, 200 के ऊपर जितना 100 आता जा रहा है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास MCQ आ जाता है 12। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि 45 years old patient admitted with a history of spontaneously aneurysmal subarachnoid hemorrhage। मैंने आपको बताया था कि MCQ आते होते हैं, ये CRPS की कॉम्प्लिकेशन होती है, cerebral salt wasting भी होता है। Today the sensorium of the patient has deteriorated and the patient looks dehydrated with increased skin turgor. Blood pressure is also lower than at admission. अब देखो ब्लड प्रेशर लोअर हो गया, तो अब तो आपके पास यार्ड निकल गया, ठीक है, क्योंकि पेशेंट हाइपोवोलेमिया में चला गया। सीटी ब्रेन हैज नो न्यू हैज शोन नो न्यू चेंजेस।
जब भी आपके पास पेशेंट की कंडीशन डेट्योरेटेड हो जाती है तो आप फौरी से सीटी रिपीट कराते हो कि क्या तो उसका एडिमा वर्स हो गया है, क्या तो उसका जो है ना वो इंफाक का साइज बढ़ गया, या तो उसका हेमरेज बढ़ गया है। तो आप ये देखते होते, तो उन्होंने इसलिए बता दिया कि सीटी में भी कोई न्यू चेंजेस नहीं है। सोडियम उसका कम हुआ हुआ है, यूरिन सोडियम 65, यूरिन ऑस्मोलैरिटी 310, लेकिन आपके पास सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो कि स्याट की तरफ नहीं जा रहा, जो कि यूवोलीमिया और हाइपोवोलीमिया का डिफरेंस है। सेरिब्रल सॉल्ट वेस्टिंग में पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है। तो ये मैंने आपको एमसीक्यू बताया था कि ये आता होता है इस तरह ना। 13 MCQ हमारे पास है। 24 years old male who is a known case of hypertriglyceridemia came for review for labs which shows triglycerides 860 and total cholesterol 270। सोडियम उसका कम है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी बाकी चीजें नॉर्मल है। आपने याद रखना है कि आपके पास जब हाइपर ट्राइग्लाइसेरिडीमिया होता है ना तो आपके पास सूडो हाइपोनेट्रीमिया आता है। ठीक है, तो इसके साथ आपके पास जो है ना पिक्चर जो है वो सूडो हाइपोनेट्रीमिया की आ जाती है। ये बेसिकली एक आर्टिफैक्ट होता है। ठीक है, जब आपके पास लैब्स में आप कराया करो ना, पेशेंट बिल्कुल एसिम्टोमेटिक और हाइपोनेट्रीमिया आ रहा होता है, तो ये भी एक नजर सोच लिया करो कि लिपिड प्रोफाइल ना डिरेंज हो पेशेंट की। 14 MCQ हमारे पास है। यू हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द सर्जरी डिपार्टमेंट फॉर अ पेशेंट हु इज फीलिंग रेस्टलेसनेस, एंड वीकनेस। He had laparotomy for strangulated hernia 5 days back. You have checked the morning labs which showed sodium 121। अच्छा, ये भी बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल, बड़ा बहस होती थी इस एमसीक्यू पे, पास पेपर्स में कई बार आया हुआ है। What is the most probable what is the most probable cause of low sodium in this patient? ठीक है, अब इसमें आपके पास बेसिकली क्या है, आपने याद रखना है, आपके पास किसी भी ब्रेन की पैथोलॉजी के साथ में दिया आपके पास सेरिब्रल सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम हो सकता है। ब्रेन में ट्यूमर हो गया, ब्रेन में आपके पास कोई भी पैथोलॉजी, हैमरेज हो गया, ब्रेन में इंफाक्शन हो गया, तो कोई भी सेरिब्रल सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम उसमें हो सकता है आपके पास। ठीक है, किसी भी ब्रेन पैथोलॉजी के साथ हो सकता है। तो अब जो हम नेक्स्ट एमसीक्यू कर रहे हैं, इसमें आपके पास बेसिकली सर्जरी के बाद हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। दो ही कॉजेज हो सकती हैं, या तो आपके पास यार्ड होगा, या आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव जो है ना आपने वाटर इंटॉक्सिकेशन कर दिया है। अगर सियार्ड होता है ना तो वो कहते हैं फर्स्ट 2 days में होगा। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज वैसे पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोनेट्रीमिया की वाटर इंटॉक्सिकेशन भी है, लेकिन ये आपके पास टाइम जोन सियार्ड की वैसी निकल गई है, 5 days हो गया, तो इसमें आपके पास वाटर इंटॉक्सिकेशन ही आंसर बचता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है ना 15 है। A patient who is presented with weakness and muscle pains for 2 weeks. Labs results were done which showed serum phosphate of 1.5। अब आपको पता चल गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, डॉक्टर काशिफ काइंडली आप अगर वो भी भेज देंगे ना जिसमें आप हमने सारे पिक की थी कितने इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या क्या वैल्यू यूनिट्स के साथ ना, अगर वो पिक्चर आपके पास पड़ी है तो काइंडली वो भी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे। ये आपको ना नॉर्मल वैल्यूज आनी चाहिए। समटाइम्स ये होता है कि आपके पास एग्जाम में नॉर्मल वैल्यूज नहीं दी हुई होती। ठीक है, तो हमने लास्ट बैच में भी ऐसे किया था, कंपाइल की थी सारी वैल्यूज सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट में, मिली मोल में हमने, और मिलीग्राम में। तो डॉक्टर काशिफ काइंडली वो भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें आपके पास जो है ना फॉस्फेट 1.5 नॉर्मल वैल्यू दिखा दी है, तो उससे कम हुआ है। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन आपके पास 3% है। अच्छा, जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट ब्लड के अंदर कम आता है ना, तो आप फिर यूरिन में भी चेक करते हो, ये देखने के लिए कि किडनी प्रिजर्व कर रही है नहीं, या किडनीज रिलीज कर रही है, रीनल पैथोलॉजी है या एक्स्ट्रा रीनल पैथोलॉजी है। अब यहाँ पे उसकी 3% आ गई है। व्हाट इज द लाइकली कॉज? आपने याद रखना है कि अगर आपके पास फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट लेस देन 5% हो गई है, तो इसका मतलब है किडनीज में मसला नहीं है। ठीक है, किडनीज तो उसे प्रिजर्व कर रही है। अगर वो आपके पास 5% से अगर वो मोर देन 5% हो गई है, तो इसका मतलब है किडनीज तो प्रिजर्व ही नहीं कर रही, उसको किडनीज एक्सक्रीट कर रही है। अब यहाँ पे आपके पास 3% है, तो मसला क्या है, कहीं ऊपर है, किडनी से कहीं आगे पीछे है। स्टारवेशन हो सकती है, टीपीएन हो सकता है, एंटीसिड्स हो सकते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट और रेजिस्टेंट रिकेट्स हो सकती है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो आपके पास जो है ना अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, फैनकोनी सिंड्रोम और हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स ऑल कॉज रीनल वेस्टिंग ऑफ फॉस्फेट। ये वाले जो है ना डिजीजेस, ये सिस्टेमिक है, लेकिन इनके साथ हमारे पास क्या होता है कि रीनल वेस्टिंग ऑफ द फॉस्फेट होती है, क्योंकि इनका मैकेनिज्म क्या होता है, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म फॉस्फेट जो आपके पास रीनल सॉल्ट वेस्टिंग के साथ ही फॉस्फेट रिलीज हो रहा होता है, और सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो रही होती है उसमें। ठीक है, मैम तो ये आपके रीनल पास वाला काइंडली रिपीट कीजिएगा। ये आपके 3 से आपके 5 से ज्यादा हो तो रीनल नॉर्मली ठीक आपके है। पास क्या होता है, किडनीज क्या करती है, अगर आपके पास ब्लड के अंदर कोई चीज कम होती है
तो किडनीज क्या करती है, किडनी का फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन है ना, तो किडनीज उसको जी। प्रिजर्व करेंगी। ठीक है, नॉर्मल किडनी को है ही ऐसे। लेकिन अगर आपके पास ब्लड के अंदर कोई चीज कम आ रही है और किडनी भी उसको ज्यादा रिलीज कर रही है, तो इसका मतलब है किडनी में मसला है आगे। किडनी उसको ज्यादा रिलीज की जा रही है, इसीलिए ब्लड में कम है, क्योंकि किडनी की पैथोलॉजी है। तो जब 5% से ज्यादा फॉस्फेट एक्सक्रीट होगा, तो इसका मतलब है कॉज क्या है, रीनल सॉल्ट वेस्टिंग है। ठीक है, और जब आपके जी। पास किडनीज उसको प्रिजर्व कर रही है, 3% से कम रिलीज कर रही है नीचे, और आपके पास कॉज क्या है, तो किडनीज के ऊपर नीचे कॉज है। अब इन्होंने बताया हुआ है कि किडनीज की कॉज क्या हो सकती है फॉस्फेट रिलीज करने की। वो हमारे पास, आपने इसको एक टेबल बना लो अपने पास। प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरपायराथायराइडिज्म, ये किडनी के थ्रू करेगा वेस्टिंग। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस किडनी के थ्रू करती है। फैनकोनी सिंड्रोम किडनीज के थ्रू, ये आपको पता है ना, किडनीज पे असर होता है इनका। और जो बाकी टीपीएन, एंटीसिड्स, विटामिन डी डेफिशिएंट फ्रीक्वेंट स्टार्वेशन, ये किडनीज के थ्रू नहीं करती। तो इसमें आपके पास क्या होगा, किडनीज इसको प्रिजर्व कर रही होगी, 5% से कम रिलीज हो रहा होगा फॉस्फेट। क्लियर हो गया? ठीक। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 16 एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रैपिडली डेवलपिंग हाइपोक्लीमिया। रट्टा, ये आपके पास वॉमिटिंग सबसे कॉमनेस्ट कॉज होती है रैपिडली डेवलपिंग की। ठीक है, तो ये एमसीक्यू एक तरह से रट्टा ही है। 17 एमसीक्यू है हमारे पास। 35 years old male is presented with complaints of generalized body weakness for 2 months। ये केस पिछले दिनों हमारे पास आया था, वार्ड में हमने डायग्नोज किया था। मैं आपको उसकी कहानी भी सुनाती हूँ, तो आपको उससे मजीद क्लियर हो जाएगा। लैब से उसकी जो है ना, सोडियम उसका 139, पोटेशियम 2.9, क्लोराइड 105, बाइकार्ब 28। अच्छा, जब भी आपके पास सारे इलेक्ट्रोलाइट्स देख देना और साथ में एसिडोसिस वाली पिक्चर या अल्कलोसिस वाली पिक्चर हो, तो आप ना फिर एनाइन गैप भी निकाल दिया करो। अब आपके पास ब्लड प्रेशर हाई है। अब आपके पास क्या है, हाइपरटेंशन विद हाइपोकैलेमिया। ठीक है, हाइपरटेंशन विद हाइपोकैलेमिया की कॉजेज सबको ही पता है। कशिंग हो, आपके पास क्या क्या हो सकता है, कशिंग हो सकता है, कोन हो सकता है आपके पास लिडल्स हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ब्लड प्रेशर विद हाइपोकैलेमिया। अब जब भी आपके पास, मैंने आपको बताया है कि ब्लड के अंदर कोई चीज कम आती है इलेक्ट्रोलाइट, तो फौरी फौरी आप सोडियम या पोटाशियम या जो भी चीज है, आप यूरिन के अंदर भी देखते हो। अब यूरिन में आपने देखा, यूरिन में भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है किडनीज के थ्रू कहीं से ज्यादा रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या है, अगर इट इज मोर देन 30 मिलीमोल पर डे, अगर पोटाशियम किडनीज के थ्रू रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है किडनीज में मसला है। तो यहाँ पे 45 वैल्यू है। ठीक है, तो एक और पता चल गया कि किडनीज में ही मसला है, और साथ में हाइपोकिलीमिया विद हाइपर टेंशन है। तो देखो, जीटलमैन के साथ नहीं होती है हाइपरटेंशन, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस निकल गया वो, वैसे डायरिया भी निकल गया आपके पास। अब हमारे पास ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपके पास डायरिया और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में वैसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, डायूरेटिक अब्यूज, उसके साथ आपके पास हाइपरटेंशन नहीं होती, लिडल सिंड्रोम बचता है ऑप्शन। अब लिडल सिंड्रोम का मैंने आपको बताया था कि उसमें आपके पास किस पे एक्ट कर रहा होता है, स्पाइरोनोलेक्टोन की बहन जैसे डिस्टल, आपके पास कन्वोलेटेड टिब्यूल के डिस्टल पार्ट पे। ठीक है, तो आपके पास जो है ना, इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, एल्डोस्टेरोन उस पे ज्यादा हो रहा होता है। तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, तो आपके पास पीछे क्या होता है, इसमें आपके पास बॉडी जो है, लीडल्स में बेसिकली मसला एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स का हो रहा होता है। तो बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन इटसेल्फ कम, और फीडबैक मैकेनिज्म वगैरह के थ्रू सारा जो है इटसेल्फ, ये सूडो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वाली पिक्चर होती है। लेकिन ब्लड के अंदर जो ओरिजिनल जो है वो एल्डोस्टेरोन कम होता है, तो आपके पास रेनिन भी कम आ रहा होता है। ठीक है, तो ये लिडल की पिक्चर होती है। अब जो हमारे पास लिडल सिंड्रोम है, इसकी जीडीज में हमारे पास क्या होता है, लिकोराइस जो इंजेक्शन है। ठीक है, और लिकोराइस इंजेक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, एक्सेसिव एपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। किसी को पता है क्या डिफरेंसेस है लीडल्स में और एपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस में, कैसे उनके एमसीक्यूज को आप पिक करते हो, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? अच्छा, आपने याद रखना है, जो एपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस क्या होता है, या तो ये कॉन्जेनिटल होता है, ठीक है, या ये आपके पास लिकोराइस इंजेक्शन की वजह से होता है। लिकोराइस आपको पता है किस चीज में होती है, जो शांदे में भी होती है। और बाज लोग जो होम्योपैथिक मेडिकेशन है ना, उसमें वो वेट रिडक्शन के लिए लिकोराइस देते हैं। तो ये जो पेशेंट यूज कर रहा होता है, जो शांदे के आप पढ़िएगा इंग्रेडिएंट, उसमें लिकोराइस लिखा हुआ है। अच्छा, आपके पास क्या है, इसमें आपके पास जो है ना, डायरिया कराती है ना, ये सना सना मक्खी, इस तरह कुछ इसका नाम होता है, जिसको बोलते हैं हम, मुझे एग्जैक्टली उर्दू का नाम नहीं है, लेकिन जिसको हम उसमें कोविड में भी लोग देना शुरू हो गए थे बहुत ज्यादा। हर्बल मेडिकेशन है बेसिकली। अच्छा, तो इसमें डायरिया करा के ना ये वेट रिडक्शन भी करा रही होती है। हाँ, सेना मक्खी, इस तरह कुछ
मक्खी, इस तरह का कोई नाम था इसका। अच्छा, तो इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास 11 बीटा हाइड्रोक्सी डीहाइड्रोजिनेज वाले स्टेप पे आके लिकोराइस असर करती है। ठीक है। अब जो 11 बीटा हाइड्रोक्सी डीहाइड्रोजिनेज को जब ये ब्लॉक करती है, उसने क्या करना था, 11 बीटा डीहाइड्रोक्सी जो हमारे पास था, उस एंजाइम ने कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोल में कन्वर्ट करना था। ठीक है। तो जब आपके पास जो हाँ मलट्ठी, शायद इसको इसी तरह का कोई वर्ड्स इसके लिए यूज करते हैं, हर्बल ना। अच्छा, आपके पास अब इसमें क्या होता है, जो कॉर्टिसोल जब कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को कहता है कि अब तुमने रिलीज नहीं होना ज्यादा। ठीक है। उसके रिसेप्टर को बंद कर देता है। तो बेसिकली जब 11 बीटा हाइड्रोक्सी डीहाइड्रोजिनेज आपके पास एक्टिवेट करके कॉर्टिसोन बना देता है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर खत्म हो जाते हैं, ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं कि वो रिलीज नहीं होते। अब जब इस स्टेप पे आपके पास जब लिकोराइस आके इसको ब्लॉक करता है, तो कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और कॉर्टिसोल जाके मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से मिलता है और उन्हें कहता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ज्यादा रिलीज करो। तो बेसिकली क्या हो जाता है, अपेरेंटली हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना, वो लिकोराइस असर करती है। अपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है हमारे पास एक्वायर्ड अपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस को प्रोड्यूस करती है। अब हमारे पास लीडल सिंड्रोम की डीडीज में आता है। लीडल्स में भी आपके पास लो एल्डोस्टेरोन, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपोरेनिनिमिक हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म होती है। अब लिकोराइस में भी यही चीज हो रही होती है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हो, लीडल्स आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। ठीक है। और ये हमारे पास अगर कॉन्जेनिटल होती है तो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है ये। या फिर हिस्ट्री में आपके पास क्या होगा, हिस्ट्री में आपके पास पेशेंट लिकोराइस ले रहा होगा। मैं आपको इसकी पिक्चर एक ना मैकेनिज्म ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ। आपके ग्रुप पे मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, एक सेकंड ना मुझे। ये आपके पास है, ये देखो, ये इन्होंने दिखाया हुआ है एंजाइम 11 बीटा। ये पिक्चर आपके पास शेयर हुई है। अब आप अपने ग्रुप पे खोल लो। कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोन में कन्वर्ट दिखा रहे हैं, और कौन सा स्टेप कर रहे हैं, 11 बीटा हाइड्रोक्सी डीहाइड्रोजिनेज। एक साइड पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पड़े हुए हैं, एक पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जब कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड को मना कर रहा है कि अब तुम रिलीज ना हो। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, 11 बीटा हाइड्रोक्सी डीहाइड्रोजिनेज जब आपके पास स्टॉप करा देते हैं इस प्रोसेस को, तो कॉर्टिसोल जो है ना, वो अपेरेंटली मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाता है, अपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये मैकेनिज्म होता है। अच्छा, एक तो मैंने आपको इसका डिफरेंस बता दिया। अगर कॉन्जेनिटल होता है तो आपके पास ये ऑटोसोमल रिसेसिव का डिफरेंस और डोमिनेंट का डिफरेंस आ गया। दूसरा आपके पास क्या होता है डिफरेंस, लिकोराइस इंजेक्शन का होगा स्नेरियो में कोई हिंट। तीसरा आपके पास डिफरेंस इसमें होता है कि एक सेकंड मेरे जहन से निकल गया। हाँ, तीसरा होता है कि ड्रग जो आपके पास एमिलोराइड होता है, वो आपके पास लीडर सिंड्रोम में इफेक्टिव होता है, और इसके ट्रीटमेंट में एपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस में आपने स्पाइरोनोलेक्टोन देना होता है। ये तीन डिफरेंसेस होते हैं जिसकी बेस पे आप ये डिफरेंशिएट करते हो इनको। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। और आपके पास जो है, और आपके पास ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपर रेनिनिमिक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कब होगी। वो आपके पास कोन्स में आपके पास जो है हाइपर रेनिनिमिक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म आपके पास सिर्फ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में होता है। ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बेसिकली सारे का सारा एक्टिवेट हो जाएगा रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होती है। ठीक है। रेनिन एल्डोस्टेरोन सारा एक्टिवेट हो जाता है सेकेंडरी की वजह से। कोन्स में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रेनिन जो है ना, वो उसको लो कर देता है। तो हाइपोरेनिनिमिक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होती है। और लीडर्स और इकोलाइज का मैंने अभी आपको बता दिया, हाइपोरेनिनिमिक हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया। एमसीक्यूज बेसिकली आप इसी कर रहे हो, तो क्या कह रही हैं आप। मैम जो ऑटोसोमल डोमिनेंट आपने बताया जेनेटिक के लिहाज से दोनों में डिफरेंस हो, दोबारा इसको बता दें। मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अगर चैट बॉक्स में आप लिख के बता दो आप क्या पूछना चाह रही हो। ठीक है। फिर मैं एंड ऑफ द सेशन पे इसको रिपीट कर देती हूँ। 18 MCQ हमारे पास है। 32 years old female with a muscle weakness, labs were done which showed serum पोटाशियम उसका 3.1,
बाइकार्ब का ज्यादा दिखा देना या फिर पीएच का ज्यादा दिखा देना एल्कलोसिस को शो करता है। यूरिन पोटाशियम वो ज्यादा रिलीज करा दिया, ठीक है। बीपी भी हाई दिखा दिया। प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन और रेनिन लेवल्स आर सप्रेस्ड। अब हमारे पास दो चीजें ही आ सकती हैं, आइदर लीडल आइदर लिकोराइस। तो लीडल ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, तो लिकोराइस बनता है हमारे पास, ठीक है। तो इसी बेस पे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। आगे ये टोटल लीडल्स का मैकेनिज्म बताया हुआ है कि किस तरह एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, आपने जो कहा था प्लीज आप वो चैट बॉक्स में कमेंट कर दो, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं हुई तो मैं आपको एंड ऑफ द सेशन पे फिर ये बता देती हूँ, क्या कर देती हूँ। 19 एमसीक्यू हमारे पास है। 24 years old female presented with complaints of generalized muscular weakness aches। आपके पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ना, ये मसल वीकनेस कराते हैं। लास्ट डेज में हमारे पास लास्ट वीक में एक पेशेंट आया, उसको जो है ना 2 महीने से उसको जो है ना पेन्स थे। अब वो किसी मतलब लाइक वो आया तो लोगों ने उसको डिटेल्स बना के भेज दिया कि आर्थ्रेल्जिया है उसको सारा कुछ, हालांकि उसको आर्थ्रेल्जिया नहीं था, वो जनरलाइज मसल पेन थे उसको, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से उसको हो रहा था, ठीक है। जब हमने उसके कराए तो उसका जनाबे आला पोटाशियम बहुत लो था, सोडियम उसका जो है ना वो 139 इस तरह ही चल रहा था। और उसके बाद उसको जो है ना वो ब्लड प्रेशर उसका जब कराया तो ब्लड प्रेशर उसका बहुत रेस था। अब हमारे वो मल्टीपल उसके विजिट से डिफरेंट डॉक्टर्स के पास प्राइवेट क्लिनिक में, जब हमारे पास आया तो स्ट्रोक के साथ आया। उसको हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक हो गया था। जब उसका सारा वर्कअप कराया, यही चीजें हमने उसकी कराई, यूरिनरी पोटाशियम कराया, वो उसका बढ़ा हुआ आ गया। ब्लड के अंदर कॉन्स्टेंटली उसका जो है ना पोटाशियम कम आ रहा था। फिर उसके बाद हमने ये एल्डोस्टेरोन और रेनिन और एल्डोस्टेरोन जब आप कराते हो ना, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपने जो है ना वो ये मैं आपको एंडो में पढ़ाऊंगी कि आपने जो है ना एंटी हाइपरटेंसिव स्टॉप करानी होती है। एक लिमिटेड एंटी हाइपरटेंसिव आप दे सकते हो, वरना फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। वो हमने कराए उसके, तो वो भी उसकी जनाबे वाला लो आ गया। तो फिर उसको लीडल सिंड्रोम डायग्नोस करके उसको हमने फिर ट्रीट किया फर्दर, ठीक है। तो अब इनमें जो मसल्स वीकनेस दिखाई हुई है ना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से बताई हुई है। अब यहाँ पे उसका जो है ना वो बीपी का 110/70, लास्ट पे उसका पोटाशियम कम, बाइकार्ब उसका 32। बाइकार्ब ज्यादा होना या पीएच का शो करा देना वो बता देते हैं, तो ये एल्कलोसिस को शो करा रहा है। सोडियम उसका 135, और पोटाशियम जब कराया तो वो ज्यादा आ गया यूरिन में। व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉज? अब आपको पता होना चाहिए, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में एसिडोसिस होता है, वो वैसे ही एक्सक्लूड हो गया। एसिटाजोलामाइड वो भी एक्सक्लूड हो गया। लेक्सेटिव अब्यूज में आपके पास एसिडोसिस होता है, वो भी। लिकोराइस में आपके पास हाइपरटेंशन होती है, वो भी। बाकी ऑप्शन बच गया फ्लोसामाइड, ठीक है। तो ये आपके पास फ्लोसामाइड आंसर बनता है। और दूसरी चीज ये होती है कि जो लेक्सेटिव अब्यूज होते हैं ना, ये पोटाशियम को किडनीज, इनकी किडनीज ना पोटाशियम को प्रिजर्व करती हैं। इसमें आपके पास पोटाशियम प्रिजर्व होता है, ज्यादा रिलीज नहीं होता, क्योंकि जीआईटी ने पहले इतना लॉस करा दिया होता है, तो किडनीज कहती है हम प्रिजर्व करते हैं इसको। लिकोराइस आपके पास, लिकोराइस तो एक्वायर्ड करेगी, ठीक है। एपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस हमारे पास दो टाइप का होता है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास लिकोराइस जो है वो आपके पास एक्वायर्ड करेगी, और जो है एपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस आपके पास जो कॉन्जेनिटल होगा वो आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। लीडर्स ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, ठीक है। इसको मजीद जो है ना वो कंफर्म कर लें 15 मिनट तक फिर। अच्छा, इसमें इसको मजीद मैंने तो इसी तरह मुझे याद पड़ता है, मैंने नोट्स में भी ये लिखा हुआ है, लीडर सिंड्रोम डोमिनेंट थी, ठीक है। इसको एक बार गूगल भी कर लो प्लीज कि लीडर्स डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ये डिफरेंस होता है इसका। अच्छा, 20 जो है वो 14 years ओल्ड पेशेंट प्रेजेंटेड फेलियर टू थ्राइव। आपने याद रखना है, जो फेलियर टू थ्राइव आएगा ना वो तो बार्टर के साथ ज्यादा होता है। आगे हम चलते हैं। विद फीलिंग वीक ऑल द टाइम्स एंड पासिंग excessive urine with excessive thirst for 2 days, blood glucose checked many times is normal. ब्लड टेस्ट were shown that showed potassium उसका 2.6, आपके पास बाइकार्ब उसका 31, क्लोराइड 92, सोडियम उसका 131, पीएच उसकी 7.49। electrolytes पे उसका higher levels, electrolytes were done which showed higher levels of all of the electrolytes, blood pressure is normal। अब यहाँ पे हमारे पास ये टिपिकल आपके पास बार्टर की पिक्चर दी हुई है। बार्टर में आपके पास क्या होता है, नॉर्मल टेंशन विद हाई सीरम एल्डोस्टेरोन और रेनिन एक्टिविटी, ठीक है। तो ये बार्टर की टिपिकल पिक्चर होती है। और बार्टर में आपको इंडोमेथासिन वगैरह देनी होती है। और अब आप इसको जिटलमैन से डिफरेंशिएट यूरिनरी कैल्शियम की बेस पे करते हो, जो कि आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है। कि आपके पास मैंने आपको बताया था कि बार्टर आपके पास किस तरह एक्ट करता है।
ठीक है, बार्टर आपके पास कैसे एक्ट करते हैं? बार्टर आपके पास लूप डायूरेटिक्स के तौर पे, और जो जिटलमैन है आपके पास थायाजाइड डायूरेटिक्स। तो थायाजाइड डायूरेटिक्स आपके पास क्या करती हैं? हाई कैल्शियम स्टोन्स की प्रिवेंशन में यूज होती हैं, तो जिसकी वजह से यूरिन के अंदर कैल्शियम कम करती हैं, और आपके पास यूरिक एसिड स्टोन्स कराती हैं। तो यही डिफरेंस मोटा मोटा है हमारे पास, कि आपके पास जो है ना कैल्शियम आप देखते हो, अगर कैल्शियम ज्यादा रिलीज हो रहा है यूरिन के अंदर, तो बेसिकली ये क्या होगा? बार्टर होगा। ठीक है, इसमें इन्होंने रेशो बताई हुई है आगे, कि जिटलमैन में आपके पास 50 से कम रिलीज होता है कैल्शियम, और बार्टर में आपके पास 300 से ज्यादा होता है रिलीज। तो ये हमारे पास है। अच्छा, 25 तक एमसीक्यूज आज हमने करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास 22 एमसीक्यू है कि 26 years old female presented with complaint of muscle cramps with generalized body weakness for 2 months. Labs was done with showed potassium 2.6, bicarb 20, chloride 109 और sodium 133. Urinary potassium is 10 millimole per day. देखो पोटेशियम प्रिजर्व करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता चल गया किडनी स्टोन प्रिजर्व करिए, मसला कोई और है। बीपी उसका 115/85। व्हाट कैन बी द प्रोबेबल कॉज? अब आप देखो इसमें आपके पास क्या दिखाया हुआ है, पोटेशियम कम और क्लोराइड बाइकार्ब भी कम दिखाए हुए हैं, तो एसिडोसिस को शो कर रहे हैं। एसिडोसिस विद हाइपोकालेमिया एंड किडनीज आर गोइंग टू प्रिजर्व, तो लेक्सेटिव अब्यूज होता है ये। लेक्सेटिव और डायूरेटिक अब्यूज में डिफरेंस ये होता है, डायूरेटिक अब्यूज वाला पेशेंट जो है ना, वो किडनीज को यूरिन के अंदर पोटेशियम को ज्यादा रिलीज करा रहा होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि डायूरेटिक अब्यूज वाला अल्कलोसिस में होता है, और एसिडोसिस वाला आपके पास जो है वो लेक्सेटिव अब्यूज वाला पेशेंट होता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 23 है। 24 years old patient diagnosed with a new onset hypertension presented with headache. Further testing done which shows hypokalemia and patient was subsequently diagnosed as a case of needle syndrome. अभी इसको मैंने बताया था कि इसके ट्रीटमेंट में एमिलोराइड आपने देना होता है। ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन एपिरिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस में देते हो। 24 एमसीक्यू हमारे पास है कि 27 years old पेशेंट प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ ऑल फोर लिम्स, फ्लैसिड पैराप्लेसिस, बेसिकली आपको हाइपोकेलेमिक पैरालिसिस दिखाई दी है इसमें, और आपने उसको अब बताना है कि मैक्सिमम रेट आप कितना दे सकते हो। फेमरल लाइन दे दी है। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल लाइन से आप कितना दे सकते हो, पेरिफेरल लाइन से कितना दे सकते हो। आपने याद रखना है कि मिनिमल जो आपके पास जो है पेरिफेरल लाइन से आप मैक्सिमल रेट 10 मिलीकोलन दे सकते हो, सेंट्रल लाइन से मैक्सिमल रेट आप 40 मिलीकोलन पर आवर दे सकते हो। ठीक है, स्ट्रिक्ट ईसीजी मॉनिटरिंग के साथ। और 24 आवर्स का और है, 24 आवर्स में जो पेरिफेरल लाइन से 40 तक दे सकते हो, जो कि हम देते हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा हम 2 mTs डाल के पोटेशियम से पेरिफेरल रिप्लेस कर रहे होते हैं, और सेंट्रल से हम जो है ना 24 आवर्स में 100 तक दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट एमसीक्यू आज का हमारा जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ट्रांससेलुलर शिफ्ट ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल्स? पीरियोडिक पैरालिसिस, इंसुलिन इन्फ्यूजन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एल्ब्यूट्रॉल। ये सारा आपको पता है, ये आप इससे आप इंड्यूस करा रहे होते हो, हाइपरक्लीमिया को मैनेज कर रहे होते हो। हाइपोमैग्नीसीमिया ऐसी चीज है जो कि ट्रांससेलुलर शिफ्ट नहीं कराती होती। ठीक है, यहाँ तक हमारा आज 25 एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। कल 48 तक टोटल एमसीक्यूज हैं। कल हमारे आ जाएगी एबीजीज ना। ठीक है, तो कल हम एबीजीज करेंगे। कल सेशन की टाइमिंग वही 8:15 होगी। आज मुझे अर्जेंट कहीं काम था, तो इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, अगर ना समझ आया हो। मैं वही थोड़ा सा जो क्वेश्चन नंबर 17 था, अ, जिसमें आपने वो बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसमें ये पीआरए लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है ये? प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। ठीक। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो आपके पास चल रहा है। ठीक है, अब इसका आपको मैम पता कोई होना चाहिए। टेबल या कुछ इस तरह आप खुद से कुछ एक दो पॉइंट्स या हमें बता दें, जिसमें हम बस वो हाँ, इन्होंने ये स्पॉट खुद ही बहुत डायग्नोसिस के अच्छा। लिए। अच्छा देखो, बार्टर और जो जिटल मैन है ना, इसमें आपके पास हाइपर रेनिनिमिक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसको ऐसे नोट डाउन कर लो चाहे। ठीक है, आपके पास बार्टर और जिटल मैन में एल्डोस्टेरोन भी रेज हो जा। बेसिकली क्या होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल किसके थ्रू होता है? एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म के थ्रू। जब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो एल्डोस्टेरोन खुद ही से कम होना शुरू हो जाता है। सही है, अब वो कंडीशन जिसमें वैसे ही आपके पास क्या होता है, ब्लड प्रेशर जैसे लीडर सिंड्रोम में रेज्ड होता है, कोन में आपके पास लीडर्स में रेज है, तो इसमें एल्डोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाएगा। अनटिल अनलेस प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म किसी चीज में ना हो, तो उसकी वजह से जैसे कोन्स है, वो बेसिकली खुद ही एल्डोस्टेरोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो उस केस में एल्डोस्टेरोन ज्यादा आएगा। लेकिन वैसे आप इस कंडीशन को रट्टा लगाने के लिए एक बार अपने पास लिख के भी रख लो।
ठीक है, तो आपके पास बार्टर में बेसिकली बार्टर और जिटलमैन में हाइपर रेनिनीमिक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होती है। ठीक है, एक ये पॉइंट बना लो, इसको हाईलाइट करके विद लिख दो या कोई हाइपरटेंशन। ग्रुप में। नहीं, विद जिटलमैन और बार्टर में नॉर्मोटेंशन होती है। ठीक। ठीक है, अब हमारे पास कौन सिंड्रोम पे आ जाओ। इसमें आपके पास बेसिकली क्या, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। तो जब प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होगा तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रेनिन एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म विद लो रेनिन एक्टिविटी, इसकी कॉज क्या होती है, कोन सिंड्रोम। और कोन्स में क्या होता है, ब्लड प्रेशर रेज्ड। इसको पॉइंट फॉर्म में लिख के कोई शेयर भी कर दे ग्रुप में, जो मैं बता रही हूँ। अब तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है हाई एल्डोस्टेरोन और हाई, आपके पास यही हमारे पास जो था जिटलमैन और बार्टर विद नॉर्मोटेंशन था। अब दूसरी चीज आ जाती है हाई एल्डोस्टेरोन विद हाई प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, और उसमें हाइपरटेंशन हो रही हो, तो वो आपके पास रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। ठीक है, इसमें आपके पास सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होती है, जिसकी वजह से सारी चीजें रेज्ड होती हैं और ब्लड प्रेशर भी रेज्ड होता है। चौथी चीज हमारे पास आ जाती है, जिसमें लो एल्डोस्टेरोन और लो ही रेनिन एक्टिविटी है, जिसमें हमारे पास लीडर सिंड्रोम आ जाता है, अपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस आ जाता है। अच्छा, किसी ने लिखा है कि लीडर सिंड्रोम में हाइपरटेंशन है, अपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस में अकर्स इन फ्री कंडीशंस। नो, लीडर तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है ना, लीडर तो अलग चीज है इससे। अपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस लीडर की डीडी में आती है। अब अपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस की दो कॉजेज हैं, आइदर एक्वायर्ड आइदर कॉन्जेनिटल। जो एक्वायर्ड कॉज है वो हमारे पास लिकोराइज है। ठीक है, लिकोराइज मैम ये लेने की वजह से हो जाता है। लिडल और अपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड लीडल तो एक्सेस इसकी दो। डीडी में आता है, क्योंकि ये डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल पे जो रिसेप्टर्स हैं एल्डोस्टेरोन के, उसके थ्रू एक्ट कर रहा होता है ना। जो एपिथेलियल सोडियम चैनल्स है वो लीडल के मैकेनिज्म में आते हैं, और जो लिकोराइज के हैं वो हमारे पास वो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स वाले हैं। इन दोनों में ब्लड प्रेशर लो होगा। हाँ जी, क्या चीज तक सॉरी। कंफ्यूज करिए, बताएं। नो नो, लीडर्स में भी हाइपरटेंशन होगी, और आपके पास इसमें भी अपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस में भी हाइपरटेंशन होगी। आप ना हाइपरटेंशन विद हाइपोकालेमिया की कॉजेज लिख लो अपने पास। हाइपरटेंशन विद हाइपोकालेमिया और नॉर्मोटेंशन विद हाइपोकालेमिया, ये इसकी ना अलमगरिबी में एक टेबल भी बना हुआ है इकट्ठा करके। जो जिटलमैन बार्टर है, इसमें नॉर्मोटेंशन होती है विद हाइपोकालेमिया, और जो लीडल है, कोन्स है, कशिंक है, आपके पास जो है, इनमें आपके पास 11 बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजनेज है, इनमें जो कि बेसिकली अपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस में होता है, इनमें हाइपरटेंशन होती है। क्लियर? ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई और क्वेश्चन हो किसी का तो? ये समझ आ गई है सबको, अपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस क्या है और लीडल से क्या क्या डिफरेंसेस है? 3 डिफरेंसेस हमने किए थे इसके। ठीक है, इसमें हाँ बिल्कुल, इसमें आपके पास टेबल बना हुआ है, आप कोई कोई शेयर भी कर दे, कोई बात नहीं। किसी की तैयारी, किसी कुछ लोगों ने अभी बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट किया, तो उनको नहीं पता होंगी चीजें, ये चीजें, तो कोई शेयर कर दे ग्रुप में। ठीक है, कल इंशाल्लाह जब हम एसिड बेस बैलेंस में बाकी हम करेंगे ना एबीजीज, तो एबीजीज की भी आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, फिर मजा आता है ये वाले क्वेश्चंस करने में ना, फॉर्मूलाज वाले। मुझे तो ये पसंद थे ये वाले क्वेश्चन। चलें, फिर इसके साथ सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं 8:15 बजे, और उसके बाद न्यूरो स्टार्ट करेंगे, इन्फेक्शियस करेंगे नेक्स्ट वीक में, उसके बाद नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक में आपका पूरा ऑफ होगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।